Election and Representation Part 2. Class 11 students, in this second part we are going to discuss about long answers, questions related with long answers. These are Election Commission, election process, electoral reforms. These we are going to discuss in detail in this video. Now before starting this, I would like to discuss about a term that is known as election manifesto. Now what is election manifesto? क्या होता है? It is a document to let the voters know about programs, policies and aims of political party to be declared on the eve of elections. इलेक्शन मैनिफेस्टो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो लेके आती हैं और उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी प्रोमिसेस होती हैं, वो जो भी आगे जा कर के जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो व्हाट दे विल डू. ठीक है, ये होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो. नेक्स्ट इज रिलेटेड विथ द इलेक्शन कमीशन. क्या है ये इलेक्शन कमीशन? हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में ये होल सोल बॉडी है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड A to Z का सारी की सारी जिम्मेदारी उठाती है, फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, टिल बिल्कुल जब इलेक्शन कंप्लीट होते हैं डिक्लेरेशन तक इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अब इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन क्या है? अगेन वन लॉन्ग आंसर. इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इसके हेड होते हैं एंड द नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके सबॉर्डिनेट, उनके साथ काम करने वाले, मे ऑल्सो बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो कि इसकी जो डिफरेंसेस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट इसको इंटरफेयर करते रहते हैं. दस इलेक्शन कमीशन मे बी सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी. इन till 1989 the election commission was a single member body. In 1993 two more election commissioners were also appointed and become multi-member body since then. यानी कि आज अगर हम देखते हैं तो ये multi-member body, यहाँ group of persons working together माना जाएगा. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि हेड होते हैं प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन, EC भी बोलते हैं इसको. But the other election commissioners also enjoy the same power to work mainly on consensus as a collective body only. एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं यहाँ पे. Constitution of India has ensured independence of election commission. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये वर्किंग जो होती है इसकी ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है. इंडिपेंडेंस यानी कि ये किसी भी और के रीज़न से या किसी भी उससे इफ़ेक्टेड नहीं होती है. डिक्लेयर्ड इट कैन इम्पॉर्टेंट बॉडी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. यानी कि इसका जो मेन, अभी हम फंक्शन भी देखेंगे, मेन टास्क, मेन जो पर्पस है EC बनाने का इलेक्शन कमीशन, वो ये है कि हमारे कंट्री में किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो पाए. अब हम आ जाते हैं रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. इट इज़ एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस. रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, इसके हमने कुछ पॉइंट्स डिवाइड किए हैं जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, सिंप्लीफाई द आंसर. इट कैन बी समराइज्ड एज द इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्स ओवर द इलेक्शन मशीनरी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज सुपरवाइजर्स एंड मेक्स चेंजेस इफ नीडेड इन द इलेक्टोरल रूल्स ऑफ द इलेक्शन. तो सबसे पहला टास्क जो हम मानते हैं इलेक्शन कमीशन का वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन. बिल्कुल सही तरीके से, ईमानदारी से होने चाहिए इलेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट. जो भी वोट करेगा, जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, उनकी एक लिस्ट बनती है. हु एंजॉय द राइट टू वोट एज वेल एज कंसिडर्स ऑब्जेक्शंस ऑल्सो टू बी रेज्ड बाय वोटर्स इन रेफरेंस ऑफ वोटर्स लिस्ट. यानी पूरी वोटर लिस्ट से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन है वो EC करते हैं, EC के ग्रुप करता है हमारा. और इसमें अगर मान ले जैसे किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी का नाम क्यों नहीं आया, तो वो भी जो भी ग्रीवेंसेस है वो सब यहाँ पर रिजॉल्व की जाती हैं. नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स द इलेक्शन सिम्बल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. आपको पता होगा कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, कुछ लोग पार्टी के साथ, पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी एक तरह से वो पार्टी के लिए फाइट करते हैं इलेक्शन. एंड एट द सेम टाइम कुछ होते हैं जो इंडिविजुअल खड़े होते हैं जिनका खुद का सिंबल होता है, जो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को
बिलोंग नहीं करते, लेकिन हाँ बाद में जाके वो सपोर्ट ज़रूर कर देते हैं। तो ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, ये देखती है ईसी, और साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल अलॉट करती है, प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी हैज़ बीन गिवन लोटस, लोटस का सिंबल है, आपको पता होगा। इस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, हम बोल सकते हैं नाम के अलावा, वो सिंबल प्रोवाइड करती हैं। इट डिक्लेयर्स, रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल और रीजनल। नेशनल और रीजनल, ये जो है 10th के भी आपने पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर उसमें देखा होगा। नेशनल लेवल यानी कि पूरे कंट्री की में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ फाइट कर रही हैं इलेक्शन, कौन सी कर रही हैं, कितनी है, मेंबर्स क्या हैं, बहुत सारी उनकी डिटेल्स होती हैं, उनका रिकग्निशन देना। इसी तरह से एरिया वाइज, लोकल एरिया वाइज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जिन्हें कि रीजनल पार्टीज़ बोला जाता है, तो इनका भी स्ट्रक्चर देखती है इलेक्शन कमीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट देखा था कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी की और के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है, तो ये एंश्योर कैसे करेगी, मतलब कि प्रूव अपने को एक तरह से ये कैसे सबको इस पर एक तरह से ट्रस्ट होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कोई पार्शियल नहीं है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर रही है। तो इसकी ये पॉइंट्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म। ठीक है, मोनोपली नहीं है यहाँ पे कि बन गए तो बन रहे हैं, पूरी लाइफ रह रहे हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉडी है, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। ठीक है, ओनली इफ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह से देखा जाए कि ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी धमकी दे रहा है, हटा रहा है, उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस रखा है कि जो दोनों हाउसेज हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा, उनकी जो मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी, उससे एक रेजोल्यूशन पास होगा, तभी जा कर के इनकी पोस्ट जा सकती है। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर मान लो किसी की कंप्लेंट है तो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता है, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी एडवाइस मायने रखेगी। Salaries and other allowances of the Chief Election Commissioner and other election commissioners are to be paid out of Consolidated Fund of India. As I said कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती है। Tenure and other service conditions of Chief Election Commissioner are fixed by the President. They cannot be changed to their disadvantage during their term of office. यानी कि अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोचे कि मैं अपनी सैलरी बढ़वा लूँ, कम कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसके सारे डिसीजन डायरेक्ट जो डिसीजंस हैं टेकन बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, तो कोई भी अपने ऑफिस का यहाँ पे एडवांटेज नहीं उठा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। यानी जहाँ जिस तरह से हमारे कंट्री में इलेक्शन होते हैं वो पूरी प्रोसेस पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर है, the electoral process is performed in different stages under the provisions of Representation of People Act 1950-51। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी तो इलेक्शन जो होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो उनके जो एक्ट हुआ 1950-51 में, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे ही हमारी पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस वर्कआउट करती है। देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज आर फॉर्म्ड। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ लाइक अ टेरिटरी। ठीक है, एक एरिया होता है जहाँ की जो कैंडिडेट होता है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, यानी कि फ़ाइट करता है। तो जब इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एरिया ले लें, एक स्टेट ले लें, उसको कितने पार्ट्स में बांटा है, एक सिटी ले लें, उसको जैसे हम वार्ड्स कहते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी जाती हैं जिसमें कि कैंडिडेट इलेक्शन फ़ाइट करते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स आर फिल्ड विद द रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, जो इलेक्शन ऑफिस होता है वहाँ जा कर के जो भी इलेक्शन फ़ाइट करने वाले हैं उन्हें नॉमिनेशन पेपर फिल करने पड़ते हैं, जिसमें कि वो अपनी सारी डिटेल्स देते हैं। ये आपको पता ही होगा
अर्निंग वगैरह शो करना, इसमें एजुकेशन, ये जो भी डिटेल्स होती हैं बैकग्राउंड, ये सब शो किया जाता है. Scrutiny is made to check whether the information filled in nomination form is correct or not. अब आपको पता ही है इसमें हमारा मीडिया बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है. नॉमिनेशन में ही मीडिया उसका पूरा कवरेज लेने लगता है. स्क्रूटनी यानी होते हैं जांच पड़ताल. अब इलेक्शन कमीशन ये भी देखता है कि जो नॉमिनेशन में फॉर्म भरा है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सही है, कितनी गलत है, ये भी होती है जांच पड़ताल. Election campaign takes place by various techniques, by holding rallies, meetings, processions, distributing handbills, door-to-door counseling. तो ये जो होता है इलेक्शन कैंपेन, इसके भी बहुत अब तो स्ट्रिक्ट रूल्स होते जा रहे हैं जो पहले नहीं थे. इसमें हम ऐसे देखते हैं जैसे लोग रैली करते हैं, घर घर जा कर के वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ के आइए हमें वोट दीजिए. हालांकि बाद में भूल जाते हैं, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अलग है इसका. लेकिन हाँ, इलेक्शन कैंपेन होता है और आप देखेंगे जैसे इलेक्शन हो रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अलग ही माहौल हो जाता है पूरे सिटी का. इलेक्शन कैंपेन स्टॉप्स 48 आवर्स अर्लियर बिफोर पोलिंग इज़ डन, हेल्ड ऑन ड्यू डेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बताया हुआ है कि ये नहीं कि जिस इलेक्शन पोलिंग हो रही है यानी कि वोट डल रहे हैं उसके जस्ट पहले तक कैंपेन हो, ऐसा नहीं है. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पहले ही उसको रोक दिया जाता है. द वोटर्स वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट यानी कि सीक्रेट पूरा रखा जाता है. एक आपको पता होगा, एक जो लोग वोट डालते हैं, आप अपने सीनियर से, एल्डर से, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से एक अलग से जाकर के जगह होती है जहाँ की EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वोट डाला जाता है, सीक्रेट रखा जाता है और 1 पर्सन 1 वोट के ऊपर बेस पे. आफ्टर द वोटिंग इज़ ओवर द कंट्री मेड ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड टाइम, द काउंटिंग मेड ऑन अ फिक्स्ड डे एंड टाइम. यानी कि जब वोटिंग हो जाती है अच्छे से, शांति से, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन में टाइट सिक्योरिटी भी रखी जाती है, तो फिर इसकी जो वोट्स हैं उनकी काउंटिंग होती है एंड द कैंडिडेट गेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. अब यहाँ पे कंप्लीट होती है जो कि हमने देखा भी था FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट, कि जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स होते हैं वो विनर डिक्लेयर हो जाता है. ये हमारी पूरी की पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सम मेजर सजेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. अब इसके पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम ऐसे बोलेंगे, रिफॉर्म यानी कि सुधार, और इलेक्टोरल प्रोसेस है यानी कि हमारी इलेक्शन की जो प्रोसेस है. तो इनडायरेक्टली यानी कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, अब हम देखते हैं कई बार हमारे सामने फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनको कि हम फॉलो करके कोशिश की जाए, ऐसे हमारे सुझाव हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस में कुछ तो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आए और ज़्यादा फ्री और फेयर हो पाएँ. वेरियस कमिटीज़ हैव वर्कड ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, गोस्वामी कमेटी, टारकुंडे कमेटी, but these have brought substantial changes in electoral system and law. टाइम टू टाइम अलग अलग कमिटीज़ बनी है जिन्होंने कि रिव्यू किया है वर्किंग को. कई बार ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जैसे बूथ कैप्चरिंग है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, तो ऐसी जगहों पर हम बहुत स्ट्रिक्टली, हमें लगता है कि नहीं, इलेक्शन जो कमीशन है उससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करना है और ज़्यादा डिसिप्लिनरी बॉडी की तरह काम करना है. It seems that political parties are indifferent to electoral reforms because in some cases political parties have neutralized the steps taken by the EC to bring in some desired changes. It is now widely recognized to preserve, strengthen the democratic setup, comprehensive agenda of reforms is necessary in system, structure and processes. यानी कि जो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एवरीवेयर इट इज़ देयर, लेकिन कई बार हम प्रैक्टिकली ऐसा देखते हैं सामने कि जो इलेक्शन कमीशन के जो मेजर्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो फॉलो नहीं हो पाते. तो ऐसे केस में हमें डेमोक्रेटिक सेटअप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं. क्रिमिनलाइजेशन शुड बी चेक्ड इन पॉलिटिक्स. अब ये पॉइंट है तो बहुत ही थ्योरेटिकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि हम मानते हैं कई जगह के अपन देखते हैं तो सच पाते हैं कि पॉलिटिक्स में कई बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कई बार जुड़ी हुई पाई जाती हैं, जो कि हमारे कंट्री में बहुत कॉमनली अकर्ड है और ऐसा नहीं होना चाहिए.
तो ये माना जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए कि क्रिमिनलाइजेशन यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कहीं भी ऐसी न हो। पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन शुड बी रेगुलेटेड। जो भी रेगुलेशन मीन्स कंटिन्यू होना, जो भी इनके फंक्शंस हैं, जो ये काम कर रही हैं, इट शुड बी ओपन, एक तरह से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, लोगों को इनके बारे में सब पता होना चाहिए। और इसमें यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि इसमें मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी बायस नहीं होकर बिना किसी पार्टी को फेवर करे हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे। वोटर्स पार्टिसिपेशन अवेयरनेस शुड बी एंश्योर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें अपने राइट के बारे में बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि राइट टू वोट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की एलिमेंट इन एंश्योरिंग डेमोक्रेसी। मेक द इलेक्शन मशीनरी इफेक्टिव एंड क्रेडिबल। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो इलेक्शन मशीनरी है पूरी, जो पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो उसको पूरा का पूरा इफ़ेक्टिवली किस तरह से वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये सबको पता होना चाहिए। द यूज़ ऑफ मनी मसल पावर शुड बी स्टॉप्ड। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, मनी यानी कि अमाउंट, कैश, ये जो भी है वो जुड़ा होता है। मसल पावर है यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े एक वर्ड आता है कि बड़े बड़े नाम जुड़ जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, पावरफुल लोगों के, तो वो होती है मसल पावर, तो वो नहीं होना चाहिए, उसको वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, प्रोपोर्शनेट शेयर टू एवरी क्लास, सेक्शन एंड सोसाइटी शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द पार्लियामेंट। यानी कि हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, सोशल ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी हैं कुछ, तो इन सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए और एक सबको, किसी को भी सप्रेस नहीं करना है। एवरीवन हैज़ इक्वल इम्पॉर्टेंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये पार्लियामेंट में भी हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें, वी कैन से इन अ वे कि ये काफ़ी कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है, बट प्रैक्टिकली अगर हम इसका एस्पेक्ट देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लागू होते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने इलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस देख सकते हैं। These were the details related with the chapter election representation. I just wish आपको समझ में आया होगा and at the same time learn the answers properly.